हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के पेपर CC5 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बंगाल में पाल शासकों की राजनीतिक एवं कला संस्कृति विषयक उपलब्धियों की विवेचना इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस विषय को शुरू करते हैं। पाल वंश उत्तर पूर्वी भारत का अंतिम विशाल साम्राज्य वाला राजवंश था। पाल वंश का शासनकाल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पाल राजाओं ने लगभग 400 वर्षों तक बंगाल और बिहार पर शासन किया। इस राजवंश के राजाओं में धर्मपाल और देवपाल बड़े साम्राज्यवादी सम्राट थे। धर्मपाल राजा ने कन्नौज और पाटलिपुत्र में बड़े बड़े दरबारों का आयोजन किया था। इस तरह से साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत में जिन 3 राजनीतिक शक्तियां अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए बीच संघर्ष हुआ, यानी 3 प्रमुख शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ जिसमें पाल राजा ने भी अहम भूमिका निभाई। भारत के तत्कालीन इतिहास में पाल राजाओं का बड़ा महत्व है। वे दूर दूर क्षेत्रों के राजाओं के साथ भी अपना संबंध रखते थे। देवपाल का संबंध जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव के साथ था। वहां एक दूत मंडल देवपाल के दरबार में आया था। इस समय पाल राजाओं का मुंगेर और पाटलिपुत्र 2 प्रधान केंद्र के रूप में थे। पाल वंश का शासन दक्षिण और उत्तर बिहार में भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी विशेषताओं को। पाल वंश का शासक राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। राजा ही शासन का सर्वोसर्वा था। वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का स्रोत माना जाता था। वह परम भट्टारक, महाराज धीराज इत्यादि की उपाधियां धारण करता था। शासन कार्यों में वह राजकुमारों और मंत्रियों की सहायता एवं सलाह लेता था। शासन कई विभागों में बटा हुआ था। सभी के अलग अलग प्रधान होते थे, जैसे संधि विग्रहक, महाप्रतिहार, अक्षपटलिक, पुस्तपाल, गुल्म, दंडनायक, दंडनिक, चोरोद्वारिक, सेनापति इत्यादि। ये सभी सामंतवादी व्यवस्था थी। ये सभी सामंतवादी व्यवस्था के अंग माने जाते थे। अतः शासन सामंतवादी व्यवस्था थी। राज्य के आय का मुख्य स्रोत भाग, भोग, हिरण्य, कर, उपरी कर इत्यादि थे। भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर भू राजस्व लगाया जाता था। यह अधिकांश कर अनाज के रूप में लिया जाता था। विभिन्न वस्तुओं पर चुंगी लगाई जाती थी। चुंगी जिसे हम टैक्स भी कहते हैं, तो टैक्स का भी इसमें प्रावधान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल राजाओं ने सैन्य संगठन की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया था। उनकी सेना के 5 अंग थे: पदाति, अश्व, गज, रथ और जल सेना थी। सेना में पदाति सेना सबसे अधिक संख्या में थी। अश्वारोहियों का संगठन उत्तम था। दुर्गों को तोड़ने एवं युद्ध सामग्रियों को ढोने के लिए
हाथियों का उपयोग करते थे। सेनाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था। यही कारण था कि पूर्वी द्वीप समूहों पर उनका अधिकार संभव हो पाया था। सैनिकों के प्रशिक्षण और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अतः सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले जागीर भी दी जाती थी। पाल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को भुक्ति कहते थे। बिहार में श्रीनगर भुक्ति और तिरभुक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रांत जिलों में विभक्त था और जिलों को विषय कहते थे। श्रीनगर भुक्ति के अंतर्गत विक्रमा, राजगिरी, मगध एवं विषय जिले के रूप में था। विषय के अधिकारी को विषयपति कहते हैं। ग्राम शासन का प्रमुख ग्रामिक करता था। प्रबंध जो है वो ग्रामिक करता था, जो छोटे छोटे मामलों की सुनवाई पंचायत के आधार पर की जाती थी। पाल राजा शांति व्यवस्था कायम करना, जनहित के कल्याण के लिए तालाब और मठ मंदिर इत्यादि का निर्माण करते थे। ये राजाएं बौद्ध होते हुए भी अन्य संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखते थे। इस तरह से पाल राजाओं ने 8वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी के अंत तक बंगाल बिहार में शांति और सुव्यवस्था कायम रखी थी। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सुविकसित होने का अच्छा अवसर मिला। इस तरह से पाल काल में पूर्वोत्तर भारत में एक विशेष कला केंद्र के रूप में उत्पत्ति हुई, जिसमें धर्मपाल के समय धीमन और विठपाल नामक शिल्पी ने एक विशिष्ट कला शैली को जन्म दिया। इस कला शैली में काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थीं। गया के नज़दीक कुर्कीहार में धातु मूर्ति निर्माण का प्रधान केंद्र था। राजमहल के काले पत्थर और गया के काले पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती थीं। राजमहल का पत्थर अधिक काला, चिकना एवं चमकीला होता था, जबकि गया के पत्थर से निर्मित मूर्तियां फीकी काली होती थी। इस प्रकार इस कला शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मूर्ति प्रायः ऊंची, चौकी पर और कमलासन में दिखाई जाती थी। मूर्ति पूर्णतः अलंकृत और उसका अंग प्रदर्शन होता था। इस समय स्पष्ट रूप से तंत्रयान का प्रभाव भी था। मूर्ति पीछे से भी गढ़ी जाती थी तथा इस पर दोहरे प्रभामंडल का प्रदर्शन होता था। आगे चलते हैं। इस काल में स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना विक्रमशिला महाविहार था, जो उत्खनन से धरोहर, स्तूप एवं विहार के भवन निर्माण कला का स्पष्ट रूप से देखी गई है। इस काल में ईंट के विशाल भवन, स्तंभ, नक्काशीदार इत्यादि का निर्माण होता था। नालंदा में भी अनेक विहार पाल काल में बनवाए गए थे। भवन निर्माण में पत्थर के एकाश्मक स्तंभ, नक्काशीदार चौखट और छत में पत्थर के बिंब का प्रयोग किया गया है। विशेष तौर पर
विक्रमशिला, नालंदा, गया और बेगूसराय, जो नौलागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, में किया गया है। चौकोर चबूतरों पर गोलाकार स्तूप ईंट से बनाए जाते थे तथा स्तूप को 2 मंजिला भी बनने लगी थी। ऐसे स्तूपों में बोधगया और संघोल, जो कि बेगूसराय में अवस्थित है, वे थी। आगे चलते हैं। पाल काल में ही कहलगांव के बटेश्वर नामक स्थान में पहाड़ी को खोदकर तांत्रिक गुफा तथा एक वैष्णव मंदिर बनवाया गया है। बिहार शरीफ के नज़दीक उदंतपुरी का महाविहार और गया के विष्णुपद मंदिर के आगे अर्धमंडप का निर्माण किया गया है। इस तरह से पाल काल में ईंट और पत्थरों से बने स्थापत्य का विकास हुआ। पालकालीन कला तंत्रयान से भी प्रभावित थी, इसलिए गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां बैठाई जाती थी, ताकि अदृश्य शक्ति के कुप्रभाव से बचा जा सके या बचने के लिए किया जाता था। पाल राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता ने वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संप्रदायों के विकास में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से पाल काल भारत के राजनीतिक इतिहास में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाल राजा बौद्ध धर्म मानते हुए भी ब्राह्मण धर्म के प्रति उदार ही नहीं बल्कि सहायक भी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, साहित्य और कला को भी अधिक प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।